Hello and welcome to Ignited Minds. Welcome to the Hindu newspaper analysis. This newspaper analysis of the Hindu on 14th of August 2024 will be strictly around these topics which are highlighted on your screens because these are the most important ones as per the UPSC PYQs trend. जहां जहां यूपीएससी पीवाईक्यूज में गया है आज तक हम भी वहीं वहीं जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज को कभी चेंज नहीं कर सकता। यूपीएससी हर एक चीज चेंज कर सकता है बट अपनी लेगेसी को चेंज नहीं कर सकता। नाउ दीज आर्टिकल्स, द 7 आर्टिकल्स, इफ यू सी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्वेश्चन आ चुका है पहले। इफ यू टॉक अबाउट सन एंड द सोलर साइकिल पीवाईक्यू एक आ चुका है। नेक्स्ट देयर इज अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन पीएम 2.5, एयर पोल्यूटेंट्स कंट्रोल्स कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से कितना एयर पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक से कितना होता है, व्हीकल के एग्जॉस्ट से क्या क्या गैस निकलती है। हर एक चीज पे पीवाईक्यू आ चुका है। वोल्बाचिया मेथड ऑलरेडी रिसेंटली पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है? सॉरी। नाउ beginning with these topics, I want you to understand that these topics will be covered in pre and mains, both perspectives. I'll give you points for prelims, I'll give you points for mains. You need to keep a separate division on your notes कि आप नोट्स पे एक साइड में prelims लिखो, एक साइड में मेंस लिखो। ठीक है? ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कल को जब आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है? So let's begin the discussion with the UPSC prelims PYQ which was asked in UPSC 2024। 24 का ये क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया। क्या पूछा? देर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। अंडरस्टैंड, इट्स अ सिक्योरिटी सिचुएशन, इट्स नॉट फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है? इट्स नॉट दी पॉवर्टी। ठीक है? इट्स नॉट दी एपिडेमिक्स, it's security situation. And in the below line it said that because there have been military takeovers and coup d'etat इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहेल रीजन। ऊपर बोल रहा है साहेल में सिक्योरिटी नहीं है, नीचे बोल रहा है साहेल में कूप हो रहे हैं इसलिए सिक्योरिटी नहीं है। क्वाइट लॉजिकल। ठीक है? क्योंकि कूप हो रहे हैं, मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है तो लोग एक दूसरे को, वहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर में नहीं है, राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, द स्टेट इज इन दी नेस्टी ब्रूटिश एंड द लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है? तो वहां का जो स्टेट है वो क्राइसिस में है। अब अगर वहां का स्टेट क्राइसिस में है तो सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा होती है। दिस इज कॉमन सेंस। डन। अब इस क्वेश्चन का आंसर ए था, बट ये क्वेश्चन इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से था? ये आर्टिकल मैंने लास्ट ईयर न्यूज एज इट इज डिस्कस किया हुआ है और मैंने डिस्कशन में ये बोला भी है, द हिंदू के ही डिस्कशन में लास्ट ईयर भी, कि ये याद रख लो बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट था। ठीक है? और था क्या कि ये पूरा साहेल रीजन जो है यहाँ पे कूप हो रहे थे। इफ यू सी, नाइजर में कूप था, माली में कूप था, गिनी में कूप था, चैड, सूडान, बुर्किना फासो, हर जगह कूप हो गया। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जिस इंसान ने ये समझ लिया कि यहाँ पे 5-8 जगह पे कूप हुआ है ना, उसी को समझ आएगा ना कि एक्चुअल में मिलिट्री सिचुएशन सिक्योरिटी की वजह से या सिक्योरिटी सिचुएशन मिलिट्री कूप्स की वजह से हो रही है खराब। एंड आफ्टर दिस देयर केम मल्टीपल आर्टिकल्स। ठीक है? और अभी भी आर्टिकल्स आ रहे हैं। सेकेंड स्क्रैम्बल फॉर द इंडिपेंडेंस इन साहेल रीजन 25 जनवरी का आर्टिकल है 2024 का। ठीक है? यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस साहेल रीजन, सिक्योरिटी इश्यूज। दिस इज द कूप डिटाट जो हुआ था नाइजर में। पोस्ट कूप नाइजर में स्ट्रगल कितना हुआ सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। ठीक है? तो इतने सारे आर्टिकल्स आ गए थे लास्ट ईयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और अफ्रीका जहां पे भी न्यूज में दिख जाए, अफ्रीका, AFRICA, बस समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है। जिधर कहीं पे भी दिख जाए, अब वो पावर्टी दिख जाए, अब वो सिक्योरिटी दिख जाए, अब वो फूड इनसिक्योरिटी दिख जाए, कुछ भी दिखे। ठीक है?
एपिडेमिक्स दिख जाए, बीमारी दिख जाए, जीका वायरस, नीपा वायरस, कोई भी वायरस दिख जाए, समझ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ we can go through this explanation later on once you download the PPT from our official Telegram handles. If you still are facing any confusion in connecting to us, you can directly contact. Next, discussing the PM's speech is not actually important for us in prelims, but बहुत बार ऐसा देखा गया that प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच होता है पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस डे का, या जो इनका स्पीच होता है जनरली जब कोई बड़ा सा फंक्शन होता है और उनने स्पीच में कोई मेजर अनाउंसमेंट कर दी, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला कम्युनल सिविल कोड के बदले हमें सेक्युलर सिविल कोड लाना चाहिए, बस। अब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ या तो मेंस में आएगी 2024 वाले मेंस में जो अभी होने वाला है, जिसकी टेस्ट सीरीज अभी बहुत सारी चल रही है, या तो ये क्वेश्चन वहां पे आएगा, या तो फिर आप समझ लो ये आपके एस्से में आएगा दैट इंडिया नीड्स अ सेक्युलर सिविल कोड देन अ कम्युनल सिविल कोड, बस अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर, व्हाट इज द लिंकेज ऑफ आर्टिकल 44। मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि सेक्युलर सिविल कोड चाहिए, कम्युनल सिविल कोड नहीं चाहिए? क्योंकि कम्युनल सिविल कोड जो है इससे कम्युनल राइट्स होंगे, इससे कम्युनल जो पावर्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और रिलीजन के नाम पे आप लड़ाई करना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे को फाइट करना स्टार्ट करोगे कि मेरा रिलीजन ऊपर है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा रिलीजन ऊपर है, तो बस इसी चीज़ पे लड़ाई होती रहेगी। नाउ our prime minister has called for a secular civil code. What do we mean by a secular civil code? But before we go into secular civil code, let's understand what is uniform civil code, because what is there in the constitution of India that is more important than a political speech, ठीक है। In constitution we have article 44. Article 44 is a part of directive principles of state policy, and it's a liberal and intellectual DPSP, ठीक है। आर्टिकल 44 कॉल्स द स्टेट कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो स्टेट है, वो इट शुड स्ट्राइव फॉर समथिंग, क्या? इट शुड मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट शुड बी दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा क्या? ये एक लॉ होगा। क्या होगा? लॉ होगा। ये लॉ क्या करेगा? दिस विल बी अ लॉ equally applicable on all the people of India. All the people means all the people. It's not particularly about some religious categories, ठीक है, और some religious communities, नहीं, सब पे लागू होगा। क्या होगा इससे? Irrespective of religion, it will keep religion aside and then it will treat everyone equally, and then it will be called as a national civil code. अब ये नेशनल सिविल कोड में क्या क्या होगा? ये मैरिज को टैकल करेगा, मैरिज के इश्यूज, डिवोर्स के इश्यूज, मैरिज के बाद मेंटेनेंस के इश्यूज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस दीज वेर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हमने डिस्कशन में लाए थे जब नेशनल सिविल कोड डिस्कशन में था। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हेन इट रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉज which governs the civil rights of every citizen. Civil rights constitute all of these issues, ठीक है। तो 1954 से स्टार्ट हुई लड़ाई कि 1954 में बोला गया दैट स्पेशल मैरिज एक्ट आना चाहिए, 56 में हिंदू कोड बिल आया, 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आ गई शाहबानो केस। शाहबानो केस के बाद जो मेंटेनेंस पे जजमेंट आया, दैट हाउ मच शुड बी द मेंटेनेंस एंड ऑल, लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स इन अ बिट मोर डिटेल, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। what was actual constitutional provision हमने समझ लिए। what are the steps which have been taken by center so far? सबसे पहला हमने लिया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का,
This act was enacted to provide the secular alternative in marriages. ठीक है, तो होगा क्या कि आप अपना रिलीजन साइड में रख के स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी रजिस्टर करा के कोर्ट से, जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होता है, वहां से आप शादी अपनी रजिस्टर करा के खत्म कहानी। आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू जाना ना जाना है वो आपकी अलग मर्जी है, बट आपकी शादी एक बार यहाँ पे रजिस्टर हो गई तो आपकी शादी वैलिड है अकॉर्डिंग टू द लॉ, इररेस्पेक्ट ऑफ वट एवर द रिलीजन यू आर बिलोंगिंग टू। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप सिख हो, पारसी हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, वट एवर द कपल बिलोंग्स टू, एक का रिलीजन अलग है, दूसरे का रिलीजन अलग है, आपने बस रजिस्ट्रेशन करना है और देन योर दिस गेट्स registered. Then came the Hindu Code Bill. हिंदू कोड बिल्स आई थी, 4 बिल्स, और ये आई थी 1950s में। हिंदू कोड बिल 4, 4 कोड बिल्स आई थी, एक मैरिज के ऊपर, एक सक्सेशन के ऊपर, एक आई थी मेंटेनेंस, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप। दिस केम इन 1955, सक्सेशन के लिए 1956, मेंटेनेंस एंड गार्डियनशिप के लिए सेम 1956 बिल, एंड द फोर्थ बिल केम फॉर मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन। ये भी आई 1956। इन बिल्स का अफेक्ट सब पे पड़ेगा जिनको कैटेगराइज किया जा रहा है एज हिंदूज, लाइक सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट्स। So till date, what we have in order to regulate सिविल अफेयर्स, एक इंसान के सिविल अफेयर्स को, मैरिज को, शादी को, डिवोर्स को, मेंटेनेंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है अभी। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है, हिंदू कोड बिल्स आ गई और स्पेशल मैरिज एक्ट आ गई। इसके साथ साथ गोवा में वी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अकॉर्डिंग गोवा में जितने भी लोग हैं रहते हैं, वो सब लोग इसी कोड के अंदर अपने सिविल मैटर्स सारे एडजुडिकेट कराते हैं। अंडरस्टैंड, इसका नाम क्या है? पोर्चुगीज सिविल कोड 1867। ठीक है, दिस पोर्चुगीज सिविल कोड, once the territory of Goa became a part of India, Goa became the first state to have such a uniform civil code. And the law in Goa is called as, इस law का जो नाम है गोवा में, इसका नाम क्या है? गोवा सिविल कोड, या फिर इसको बोलते हैं गोवा फैमिली कोड। ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ 2024 में उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई थी एक बिल, जिसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। ठीक है, जिसके अंदर आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हो तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी था, और रजिस्टर कराने के बाद ही आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, और बाकी सारी चीजें इट दिस उत्तराखंड का जो बिल था, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 बिल, इट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी वगैरह सारे सिविल मैटर्स को डील कर रहा है, बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू एसटीज। ठीक है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है। तो ये है हमारा डेवलपमेंट आज तक का, किसको लेके? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। ठीक है, हाउएवर देयर वाज अ डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो। डिबेट क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? दैट वेदर वी शुड अडॉप्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉट, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें ये करना भी चाहिए तो कैसे करना चाहिए। ठीक है,
So the arguments which were there in the Constituent Assembly, they were between the Dr. B.R. Ambedkar, Aladi Krishna Swamy Iyer, K.M. Munshi, and other people. What the argument talked about, इसमें जो जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में थे, इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी, एंड दोज हु वर नॉट इन फेवर, इसमें कौन कौन लोग थे हमारे, नजीरुद्दीन अहमद एंड मोहम्मद इस्माइल खान, ठीक है। दीज वेर सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने इसको अपोज किया। अब इनने बोला क्या, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी एंड के एम मुंशी, दे ऑल टॉक्ड अबाउट द लॉज दैट कि अगर हम यूसीसी लेके आते हैं तो दिस विल ब्रिंग इन इक्वालिटी and justice. This will bring in secularism, and this will bring in and protect women's rights. They all actually argued for these three things. While as these two people argued for this thing that अगर हम यूसीसी लेके आते हैं तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में होगा, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अगेंस्ट में होगा। इसके साथ साथ कल्चरल सेंसिटिविटीज, ठीक है, ये कल्चरल सेंसिटिविटीज जो है उस पे इम्पैक्ट डालेगा और ये सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरी कंट्री में लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। समझना ये है दैट यहाँ तो डिबेट चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके बाद भी तो कुछ और हुआ होगा। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले। और सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों चला, सबसे पहला केस आया यहाँ पे शाहबानो केस। ये शाहबानो केस क्यों आएगा, पहले ये समझना है। शाहबानो केस क्यों आएगा, बिकॉज शी वॉज अ वुमन एंड वेरी ओल्ड वुमन जिसको डिवोर्स मिला। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी औरत को डिवोर्स मिलता है, ठीक है, अगर कोई कपल सेपरेट होता है तो मेंटेनेंस बस एक टाइम पीरियड तक होती है, दैट इज 40 डेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं इद्दत। और 40 डेज के बाद ये जो वुमन होती है इसको मेंटेनेंस या जो भी इसका खर्चा होता है वो इसको खुद से उठाना पड़ता है। और वो पैसा क्या, कौन सा पैसा होता है, 40 डेज तक शी कैन नॉट मैरी, ठीक है, 40 डेज तक देर विल बी मेंटेनेंस एंड आफ्टर डिवोर्स शी विल हैव हर assets, her money, whatever she has, her wealth which is allotted to her as per the meher, ठीक है। दिस इज एन अमाउंट, अ काइंड ऑफ ब्राइड प्राइस विच इज गिवन बाय द ग्रूम टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। यहां तक खत्म हो गई कहानी। बट इन शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ये जो मेंटेनेंस है इस औरत का जिसको डिवोर्स हुआ है, जो कपल का डिवोर्स हुआ है, उसकी जो ये मेंटेनेंस है, ठीक है, जो पैसा उसको अपना हस्बैंड देगा आफ्टर डिवोर्स, वो कंटिन्यू रहेगा कब तक, इवन बियॉन्ड इद्दत। व्हाट इज इद्दत, इद्दत मैंने बोला एक टाइम पीरियड है, आप कंसिडर कर सकते हो इसको, इट्स अ कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड आफ्टर द दिस डिवोर्स हैज हैपेंड, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आफ्टर दिस इद्दत it's basically under section 125 of IPC, which Supreme Court says that beyond iddat, the articles, this section 125 provides that maintenance shall be provided beyond the time period of iddat. अब ये शाहबानो केस 1985 में आया, ठीक है, और ये कहानी हो गई यहाँ तक खत्म। इसके बाद आया दूसरा केस हमारा जो इंपॉर्टेंट केस था, सरला मुदगल केस।
सरला मुद्गल केस आया 1995 का। सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट a Hindu husband upon converting to Islam cannot enter the second marriage without dissolving the first marriage. ठीक है। The court emphasized that there is a need to ensure UCC, हमारे पास UCC होना चाहिए ताकि हम जेंडर जस्टिस लेके आए। दीज पॉइंट्स जो भी हमने यहाँ पे ये वाले स्लाइड पे डिस्कशन किया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आर्ग्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स, ये मेंस के पॉइंट्स है। इससे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया ये प्रीलिम्स के पॉइंट्स है। ठीक है, तो कीप अ डिफरेंस बिटवीन द टू। लेटली in 2017 we saw the Shaira Banu case. What was Shaira Banu case? In this case, Supreme Court talked about the triple talaq and declared that triple talaq is unconstitutional based on the ground that this triple talaq violates Article 14, Article 15 and Article 21 of the Constitution. Therefore, Supreme Court also emphasized कि हमें UCC का need है। ठीक है। Lately in 2018 also, there was a Indian Young Lawyers Association, Indian Young Lawyers Association versus the state of Kerala केस 2018 का ये केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द बैन ऑन एंट्री टू सबरीमाला टेम्पल, जिसको सबरीमाला केस भी बोलते हैं, शुड बी लिफ्ट ऑफ। ठीक है, एंड सेड दैट यूसीसी इज नीडेड अगेन। तो अभी तक हमने समझ लिया दैट सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में है कि हमारे पास यूसीसी होना चाहिए। However, it was the Law Commission's views as per 21st Law Commission of India, which was headed by Justice Balbir Singh. The commission expressed the views that UCC might not be necessary and not desirable at this time, but it was back in 21st Law Commission and in 22nd Law Commission, which was headed by Justice Rituraj Avasthi. The commission issued a consultation paper जिसमें लोगों से पूछा गया दैट वेदर इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक टू हैव फीडबैक ऑन द लॉ कमीशन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया कि हमारे मेंस के क्या पॉइंट्स हैं। तो शुड वी एक्चुअली इन impose a uniform civil code or should we frame it? Yes, it should be framed, it should be imposed, but gradually, not abruptly, because the society is never ready for abrupt changes. It's only the leader who can accept and bring in change, but the society takes time to accept those changes. ठीक है, and before we bring in any change, there should be public awareness, there should be education at large scale about the Uniform Civil Code. The recommendation here and the suggestion here would be that we can include a page about Uniform Civil Code in NCRTs from 8th और 9th और 10th लेवल ओनली। वहीं से स्टार्ट करते हैं दैट यूसीसी होना चाहिए एनसीईआरटीज में, तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस टॉपिक इज अ बिट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है समझना ये है दैट यहाँ पे हमारी एक स्कीम डिस्कस की जा रही है दैट इज पावर इंस्टॉलेशन स्कीम, एंड दिस स्कीम इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम क्या है और ये स्कीम इंपॉर्टेंट भी है। स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है?
स्कीम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ट्रांजिशन करना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमने सबसे अच्छा स्कीम लेके आए थे, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ कंपोनेंट्स थे, लाइक हमें सबसे पहले 10,000 मेगावाट्स का डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड बनाना था, ठीक है। और इसके साथ साथ 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स इंस्टॉल करने थे, और सोलराइजेशन करना था। जो ऑलरेडी 10 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स है उनको कनेक्ट करना था किसके साथ? सोलर पंप्स के साथ, ठीक है। तो जहां जहां पे भी एग्रीकल्चर पंप लगा हुआ है, जहां से पानी कंटिन्यूअसली 24 घंटे लोग ग्राउंड वाटर निकाल के पंजाब में और अपने खेत में सप्लाई करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इस पंप में। ये इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करके सोलर एनर्जी यूज कर ले, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी हमारी। और जितने भी ऑलरेडी सोलर ग्रिड बन सकते हैं, इनको हम कनेक्ट कर लें किसके साथ? जो हमारा पावर ग्रिड है, नेशनल लेवल का पावर ग्रिड, ठीक है। ये दो तीन इसके फीचर्स थे। ये स्कीम लेके कौन आया था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ गई थी, एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। क्लियर कट समझ में आ गया? ठीक है। फीचर्स क्या थे? टू इंक्रीज इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, 40% यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते थे सोलर एनर्जी से, और इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ये स्कीम इंपॉर्टेंट थी फॉर रूरल लैंड ओनर्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि सबसे बड़ा हर्डल ये आ रहा है कि हमारे पास सूटेबल लैंड ही नहीं है ताकि हम सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल कर सके, ठीक है। द सोलर पावर इन इंडिया हैज ग्रोन ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे राजस्थान में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बॉर्डर के आसपास ही है। नेक्स्ट, गुजरात में आपने देखा जो वो वाला लैंड है जो किसी काम का नहीं है, वहां पे हम यूज कर रहे हैं। जो डेजर्ट ट्रैक्स है वहां पे यूज कर रहे हैं, अनकल्टिवेबल लैंड है वो यूज कर सकते थे, ठीक है। बट दीज लैंड्स आर suitable for setting up the power plants. But the problem is that we are not finding suitable land enough. ठीक है? The challenge is to find enough parcels of land that can be pooled together and made available to power projects. ठीक है? Which is not happening actually. Done? तो this is a point of means. ठीक है? बस ये एक पॉइंट है कि suitable land नहीं मिल रहा है about the installation of these power plants, which was highlighted by a recent दिस फाउंडेशन, आइकिया फाउंडेशन ने भी बताया था, और ये जो दूसरी फाउंडेशन है, द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानिट, इन्होंने भी बताया था दैट हमें क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आ रही है। बस ये एक पॉइंट है। रेस्ट द डिस्कशन ऑफ दिस न्यूज इज अबाउट प्रीलिम्स ओनली। नेक्स्ट, अभी अभी कल परसों में यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया सॉफ्टवेयर, आप बोल लो पोर्टल बोल लो, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये पोर्टल क्या करेगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। दिस इज एन AI पावर्ड सॉफ्टवेयर, a mobile phone application which will help sign these farmers कि वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे सर्वेलेंस बिठाए, ताकि उनको पता चले कि पेस्ट का इन्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने कीड़े मकोड़े लग रहे हैं उनके खेत में, और कितनी बीमारियां लग रही है, आ, खेत में पानी है, मॉइस्चर है नहीं है, विंड चल रही है नहीं चल रही है, कहीं पे रॉटिंग तो नहीं हो रही है, हर एक चीज वो बताएगा। दिस इज एन AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम। तो याद रखना है, जो ये नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, NPSS, ये रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और उन्होंने ये इसीलिए लॉन्च किया है, इसका याद रखना है, ये ICAR ने लॉन्च नहीं किया है। क्लियर कट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, खत्म। नाउ, व्हाट इज दिस सर्वेलेंस सिस्टम एंड हाउ विल इट हेल्प द इंडियन एग्रीकल्चर? if you see, the AI in agriculture is going to be around, जो इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, इट्स अराउंड 22% फ्रॉम 2017 टू 2021।
And if you see the IoT devices which are used in agriculture, there were 75 million such devices. So what these IoT or Internet of Things devices do in agriculture, ये एक्चुअल में करती क्या है? ये सारे काम करते हैं। पेस्ट कंट्रोल करती है, क्रॉप यील्ड बढ़ाती है, सीजनल फोरकास्टिंग करती है, एंड IoT डिवाइस का डेटा इंक्रीज कर सकती है, बेटर क्रॉप सिलेक्शन, चैटबॉट्स, एग्रीकल्चरल रोबोट्स, ये सारे काम हो सकते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अब इसके साथ समझना ये है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये एक मोबाइल ऐप है और इसका ये फार्म है। ठीक है, फार्म में लगे हैं कैमरास, फार्म में लगे हैं सेंसर्स, और फार्म में हमेशा ड्रोन्स जाते हैं सर्वेलेंस के लिए थ्रू कैमरास एंड ऑल। ठीक है, जो बहुत बड़ा फार्म होता है, फार्मर यूजुअली हर प्लांट तक नहीं जाएगा। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज, ड्रोन अपने कैमरा की मदद से डेटा कलेक्ट करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, फोटो कलेक्ट करेगा, वो लाइव स्ट्रीम करेगा, और वो सारा डेटा जाएगा सर्वर के पास। वंस दिस डेटा गोज टू सर्वर, सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं पे उसको कोई डिफरेंट चीज तो नहीं दिखी है। देन वंस इट्स डिफरेंट, इट्स हाईलाइटेड एंड रिपोर्टेड टू द यूजर कि आपके जो आपका जो खेत है, बहुत बड़ा खेत है, इसमें इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, इस पोजीशन पे एक प्लांट है जिस पे हमें ये कीड़ा मिला हुआ है, ये पेस्ट मिला हुआ है, बस। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स स्टिल द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री and India's growth. It contributes around 16% to the India's overall GDP. ठीक है, however, it approximately employs 52% of the Indian population. ठीक है, however, ये जो पेस्ट अटैक होता है, आपने लास्ट ईयर भी देखा, लोकस्ट अटैक होता है। ठीक है, दिस पेस्ट अटैक, इंडियन एग्रीकल्चर लूजेस अराउंड 20% ऑफ फूड प्रोडक्शन टू पेस्ट अटैक्स। इसीलिए हमारे पास ये जरूरी है कि हम ऐसे स्टेप्स लें और ऐसे इनोवेशंस करें जिससे हम फार्मर्स की हेल्प कर सकें। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अबाउट सोलर साइकिल। व्हाई डू वी नीड टू first understand what is solar cycle, then why do we need to understand what is solar cycle? ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि सन के ऊपर, क्रोमा के ऊपर, फोटोस्फीयर के ऊपर यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और अभी की न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि साइंटिस्ट्स ने एक नया मेथड डिटेक्ट किया है जिसकी वजह से वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सोलर साइकिल कितना बड़ा हो सकता है, कब तक चल सकता है। सोलर साइकिल होता क्या? सोलर साइकिल, सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम तक जाता है और उसके बाद ये वापस, दिस इज द सोलर साइकिल। इफ यू सी 2010 से लेके 2020 तक दिस सोलर साइकिल गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, अब सोलर साइकिल है क्या असल में, और ये बनता कैसे? सोलर साइकिल इज अ साइकिल ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रफली इट्स अराउंड 11 years ड्यूरिंग विच द मैग्नेटिक एक्टिविटीज एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन ये बड़ा होने लगता है, बहुत एरिया कैप्चर करता है, एंड देन वापस डिक्रीज होने लगता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इट इंक्रीजेस। ठीक है, यहां तक जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है देन इट डिक्रीजेस बैक। ठीक है, सन एक्चुअली इज अ मैसिव हॉट बॉल। सन में होता क्या है, सबसे अंदर इसका होता है कोर, एंड यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस, और यहाँ पे होता है फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे होती है कोर रिएक्शन हाइड्रोजन। ठीक है, एंड यहीं से स्टार्ट होती है एनर्जी, और यहाँ पे पता नहीं कितने हाइड्रोजन बॉम्ब्स फूटते हैं एक एक सेकंड में, एक एक मिली सेकंड में। दिस जनरेट्स पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। सन अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए और इसी चीज को समझने के लिए कि कितना टाइम लगता है सन को ये मैग्नेटिक फील्ड पहले
बनाने के लिए, फिर कब तक ये एक्सपैंड होता है और उसके बाद ये कब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस, इस चीज को बोलते हैं हम सोलर साइकिल। यूजुअली सोलर साइकिल को लगते हैं 11 साल, विच द फील्ड कंप्लीटली फ्लिप्स, एंड दिस मीन्स ये जो सोलर साइकिल है, अगर सन का ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, 11 साल में सन का ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। इट कंप्लीटली फ्लिप्स द सन्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स, अंडरस्टैंड, अर्थ का मैग्नेटिक पोल बहुत टाइम के बाद चेंज होता है, 200 बिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और अर्थ का मैग्नेटिक पोल अगर चेंज होना है तो वो आपको कहाँ दिखेगा? वो आपको दिखेगा जो मिड ओशनिक रिज होती है वहां पे। चलो वो सब ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो बाद में समझेंगे कभी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें समझनी है। लाइक देर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म सन स्पॉट, ठीक है। सन स्पॉट इज एक्चुअली अ डार्क स्पॉट। जैसे आपके यूजुअली डार्क स्पॉट्स होते हैं फेस पे, वैसे ही सन पे भी सन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये एक डार्क प्लेस है सन के ऊपर ही, जो कूलर होती है देन द सराउंडिंग्स। यहाँ पे एरिया टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, हावेवर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? विच प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ दिस पॉइंट। इसीलिए ये एरिया थोड़ा सा डार्क होने लगता है। इसके साथ हमें ये भी समझना है दैट व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स आर द मैग्नेटिक, जो इस सन स्पॉट के अराउंड, दिस इज द सन, इस सन स्पॉट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, दिस मैग्नेटिक फील्ड lines near the sunspot, they what they do is they often tangle and cross and reorganize themselves। और यहां से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को सोलर फ्लेयर बोलते हैं। दिस सोलर फ्लेयर इज एक्चुअली द रेडिएशन, ठीक है, विच यूजुअली डिसरप्ट्स आर रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड दीज सोलर फ्लेयर्स, ये एक्चुअल में है क्या? जब सन पे बहुत ही मैसिव रिएक्शंस हो रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सन पे, तो यहाँ पे होगा क्या? जो यहाँ पे ब्लास्ट्स हो रहे हैं ना, उसकी वजह से और इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से यहाँ से कुछ विंड्स आएंगी, जिनको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। दीज विंड्स और मैग्नेटिक विंड्स, ठीक है, यहाँ से सन का चार्ज्ड पार्टिकल इन विंड्स के साथ आता है। वो चार्ज्ड पार्टिकल जब हमारे रेडियो कम्युनिकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है, जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है, जो सिग्नल्स हमारी आयोनोस्फीयर में जाती है और वहां से सिग्नल्स वापस आती है, सैटेलाइट के साथ जो हम बात करते हैं वहां से जो सिग्नल्स वापस आती है, डेटा ट्रांसफर होता है, उसको डिसरप्ट करती है, ठीक है, उसको बिगाड़ देती है व्हेन दे ट्रैवल। एंड यही सोलर फ्लेयर्स कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट लेयर में एंटर कर जाती है, ठीक है। व्हेन दे एंटर आवर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, they react with these ions and they create an effect of aurora, aurora borealis and aurora the northern lights, ठीक है, and the southern lights, ठीक। so this is sunspot, solar flares and solar cycle. This editorial is very much simple. It talks about some of the schemes of government of India like मनरेगा, NFSA, फूड सिक्योरिटी स्कीम। ये दो ऐसी स्कीम्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है क्या करना चाहती है, एक बिगेस्ट वेलफेयर इनिशिएटिव है ये, बहुत बड़ी स्कीम्स है। एक हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है जिसकी वजह से पॉवर्टी डिक्रीज होती है एंड लोगों का सर्वाइवल होता है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जीवित है, ठीक है, जी रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो मजे कर रहे हैं, जी रही है। ये दो बड़ी स्कीम्स हैं। एंड इफ यू सी दी आयरनी, मनरेगा का रेट है 100 रुपीज पर डे, ठीक है, या 100 200 या 250 रुपये होगा अभी,
बहुत स्टेट्स में वैरी करता है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग रेट्स दे रहे हैं। द ऑथर हियर हाईलाइट्स कि आप देखो कोविड-19 के ईयर के अलावा बाकी सब साल में मनरेगा और एनएफएसए का जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है, वो कम होता गया है। ठीक है। और अगर आप वल्नरेबल ग्रुप्स देखो अपनी सोसाइटी के, जिसमें विडोज, एल्डरली या बाकी सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड विद अ पेंशन ऑफ 200 एंड 300 रुपीज, जिसमें एक स्ट्रिप दवाई का भी नहीं आएगा। इवन द पॉवर्टी लाइन इज ₹30 अ डे, और वो भी वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से इनकी ये महीने में 10 दिन पुअर होते हैं और 20 दिन ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते एज पर द इकोनॉमिक स्केल। ठीक है। तो अंडरस्टैंड इट। नाउ द ऑथर सेज कि हमें न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर पे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एक्सेप्ट किया है दैट इंडिया में 50% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 दे आर सफरिंग क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन। तो इसके लिए हमारे पास सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 पोषण अभियान, ऐसे दो प्रोग्राम्स हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था। बट अगर आप देखो तो बजट जो इन दो का है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होता गया है और 0.6% तक आ गया है इन द रीसेंट बजट, इनका जो एलोकेशन है। ठीक है। देन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग अ मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम विच कवर्स 12 करोड़ चिल्ड्रन। फर्दर इसके साथ साथ ये ऑथर ये भी हाईलाइट कर रहे हैं दैट जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर आप देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का बजट है, वो भी कम होता गया है कंटिन्यूअसली ओवर द ईयर्स। नाउ अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन आवर एग्जाम्स। ठीक है। वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज सोशल जस्टिस एंड हेल्थ केयर में हमें क्वेश्चन आएगा दैट क्रिटिकली एनालाइज द स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय इंडिया टू एंश्योर अ न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड। वहां पे हम ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं इन क्रिटिसिज्म। बस इतना करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस एडिटोरियल में डीप नहीं जाना है, अदरवाइज सिनिकल हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग दिस एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज पोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आता है। इंडियाज CO2 emissions हैव इंक्रीज्ड, एंड इफ यू सी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो CO2 emissions होते हैं वो बहुत ज्यादा है। एंड इफ यू सी एज पर द रीसेंट डेटा, इंडिया मतलब जो वर्ल्ड में टोटल 100 सिटीज है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, उसमें से 83 सिटीज आर देयर इन इंडिया ओनली। 83 सिटीज इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर नहीं है। Therefore, the death of 2.1 million people जो हो रहा है इंडिया में, which is the second largest number after China, is happening in India only because of the pollution. और 99% population इंडिया की it's breathing the air which is not healthy air, which is not recommended as per the WHO. ठीक है। तो this is that air which causes your chronic lung diseases, respiratory problems। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है इस एयर पोल्यूशन की। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी इशू है दैट द एयर पोल्यूशन हेयर इज थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट ओनली। रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक है। इफ यू सी द 12% ऑफ इंडियाज CO2 emissions आर ड्यू टू रोड ट्रांसपोर्ट ओनली, एंड रोड ट्रांसपोर्ट से ही PM 2.0 सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है। एंड PM 2.0 इज दैट पार्टिकुलेट मैटर जो आपके लंग्स के और ब्लड के वेसल्स तक जा सकते हैं, रेड ब्लड सेल तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है NOx का, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ही ऐसा एक गैस है जो ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट करता है। और ग्राउंड लेवल ओजोन दो चीजें क्रिएट करता है, एक तो पोल्यूशन और दूसरा हीट। ठीक है। ये हीट को ट्रैप कर लेता है और इसी की वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट बनता है। ठीक है। वो सिचुएशन बनती है।
अब इस सब को टैकल करने के लिए या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमारे पास नॉर्म्स है। कौन से नॉर्म्स है? कैफ नॉर्म्स या कैफे नॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं। व्हाट आर दीज कैफे नॉर्म्स? और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका ये क्या इनिशिएटिव था फॉर कैफे नॉर्म्स? कैफे नॉर्म्स क्या करते हैं? इनके दो एम्स हैं। पहला, जो गाड़ी में तेल यूज होता है, फ्यूल यूज होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना। कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे? कि कम तेल खर्च हो और ज्यादा माइलेज दे गाड़ी, बस। दूसरा, CO2 एमिशंस को कम करना। चाहे कुछ भी करें, जो फ्यूल है उसमें हम इथेनॉल मिक्स करें, उसमें मेथनॉल ब्लेंड करें, दूसरा टाइप का फ्यूल बनाए जिसकी वजह से CO2 एमिशंस कम हो। ठीक है। अब ये क्या करेगा? जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स है उन सबको पुश करेगा कि वो फ्यूल एफिशिएंसी के टारगेट्स को अचीव करे और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाए। बस ये है कैफे नॉर्म्स। ठीक। कैफे नॉर्म्स का मतलब क्या है? द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। दीज आर नॉर्म्स फॉर कार्स। और अभी हम कैफे 2 नॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इसके बाद हम कैफे 3 पे आएंगे 2027 से 2032 तक, और उसके बाद कैफे 4 होगा 2032 से 2037 तक। ठीक है। अंडरस्टूड यहां तक? दीज आर द कमिटमेंट्स। और इसकी वजह से वी विल शिफ्ट फ्रॉम द मॉडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल टू वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है। और ये WLTP हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं 2027 में। WLTP हमको ग्लोबल हार्मोनाइज्ड मेजर सिस्टम पे लेके आएगा, जिसकी वजह से हमारी जितने भी व्हीकल्स होंगे इंडिया में वहां से बहुत कम लेवल का CO2 एमिट होगा। अंडरस्टूड? ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना डेटा और कितना एमिशन होगा CO2 का पर किलोमीटर। 91.7 ग्राम्स CO2 का एमिशन होगा पर किलोमीटर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस WLTP है क्या, ये याद रखना है। व्हाट इज लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ द वर्ल्ड? WLTP। ये व्हीकल से CO2 एमिशन कम करने के लिए एक गाइडलाइन है, बस। दिस इज अ गाइडलाइन। अंडरस्टैंड? दिस इज अ मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर? खत्म। इसके साथ गवर्नमेंट ऑल्सो डिड समथिंग कॉल्ड एज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, कि जितनी भी 20 साल या 15 साल की पुरानी गाड़ियां हैं, 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल, अगर इसके 15 साल और इसके 20 साल कंप्लीट हो गए हैं तो इस व्हीकल को स्क्रैप करा दो। ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास वो वेंडर्स नहीं है जो व्हीकल्स को स्क्रैप कर सके, और हमारे पास उतना ज्यादा, अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो वहाँ पे लोकल ट्रेन, लोकल बसेस ज़्यादा चलती है बजाय इसके कि फोर व्हीलर्स चले, और टू व्हीलर्स ज़्यादा चल रहे हैं बजाय इसके कि फोर व्हीलर्स चले। ठीक है। और एमिशन बहुत ज़्यादा टू व्हीलर से भी हो रहा है। ठीक। क्लियर कट? अंडरस्टूड यहाँ तक? खत्म कहानी। लास्ट एडिटोरियल इज अबाउट वोल्बाचिया मेथड। वोल्बाचिया मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वोल्बाचिया मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वोल्बाचिया एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया नेचुरली भी होता है, प्रेजेंट होता है नेचुरली, मस्कीटो में ही होता है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय दिस बग, मस्कीटो की पॉपुलेशन नेचुरली। बट हम क्या चाहते हैं कि ये 90%, 99% तक चला जाए, ताकि जितने भी मस्कीटोज है, जो एजिस एडिस इजिप्टी मस्कीटो है, उनके जो एग्स हैं वो फर्टाइल ना हो, वो हैच ना करे। क्यों ऐसा हो? क्योंकि ये मस्कीटो है बहुत ही खतरनाक। इसी से होता है जीका, इसी से होता है डेंगी, एंड इसी से होता है एडिस इजिप्टी, ये जापानीज एंसेफेलाइटिस, और इसी से होता है चिकनगुनिया। तो सबसे 3 डेडली एपिडेमिक्स जो अभी हमारे पास है, दैट इज जीका, डेंगी एंड चिकनगुनिया। अब इस मेथड के साथ साथ हमने एक और मेथड देखा, और ये मेथड कहाँ पे बनाया गया था? ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया 2009 में ऑब्जर्व किया था कुछ साइंटिस्ट्स ने, और उन्होंने वहां पे एक स्ट्रेन देखा जिसका नाम था WMEL स्ट्रेन। ठीक है। व्हाट वाज दिस WMEL मस्कीटो? ठीक है। दिस मस्कीटो हैड अ नॉर्मल लाइफ स्पैन, एंड WMEL मॉस्किटोज ये जहां पे भी होते थे, ठीक है, W इज वोल्बाचिया, है ना, WMEL मॉस्किटोज ये जहां पे भी इंट्रोड्यूस किए जाते थे, जिस भी कॉलोनी
ऑफ मस्कीटोज में इंट्रोड्यूस किए जाते थे। ये वहां के फीमेल्स को इनफर्टाइल नहीं करते थे। वो फीमेल्स के एग्स होते थे बट वो एग्स हैच नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये फीमेल को इनफर्टाइल नहीं करता है, ये फीमेल के एग्स को हैच होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? नाउ यहाँ पे स्टडी दी गई है किस चीज की? इसी एजिस डब्ल्यू मेल स्ट्रेन की, डब्ल्यू मेल मस्कीटो की। ये बोल रहे हैं पहला ये सिंगापुर में इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पे भी हमने देखा 90% ऑफ द सक्सेस। ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे भी 90% सक्सेस। इसके बाद इंडोनेशिया में आई गेस, हाँ इंट्रोड्यूस किया गया था इंडोनेशिया में, और वहां पे भी 100% सक्सेस के साथ ये हुआ। इंडिया में वी आर वर्किंग ऑन दी आरटीसी मेथड। आरटीसी मेथड जो है इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसी वोल्बाचे मेथड को लेके, और वहां पे भी हमने देखा दैट 77% लेस लाइकली एंड 86% दे नीडेड लेस हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इस वोल्बाचे मेथड की वजह से इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं दैट वी आर करंटली डू नॉट हैव एक्टिव डब्ल्यूएमएल मेथड। इंडिया में नहीं है, इंडिया में हम इसको एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं। हाउएवर पुडुचेरी में देर आर 2 कॉलोनीज बीइंग प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। ये डब्ल्यूएमएल की 2 कॉलोनीज प्रिपेयर की जा रही है पुडुचेरी में, और आईसीएमआर ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है दैट वोल्बाचिया वाज नेचुरली फाउंड इन एडिस इजिप्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरली फाउंड किया गया है, तो शायद हम वहां से मच्छर पकड़ पकड़ के यहाँ दिल्ली लेके आएंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउएवर this these three diseases or these three diseases of epidemic, they are massively creating a burden on India's out of pocket expenditure। ठीक है, और मॉनसून टाइम पे ये मच्छरों का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, एक तो अपना भी ख्याल रखे और बाकी सबका भी ख्याल रखे, कहीं पे पानी जमा ना होने दे, और जहाँ भी मच्छर दिखे। ये साइंटिफिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं वो तो अलग कहानी है, बट आप अपना ध्यान रखें, डेंगू से बच जाएं। अदरवाइज मेरे भी एक दो दोस्तों की हालत बहुत खराब हो गई है। लास्टली वोल्बाचिया, दिस बेसिकली इज अ मस्कीटो विच इज इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। ठीक है, बग। कौन सा बग? कौन सा है? वोल्बाचिया बग। ठीक है, अब इसने इन्फेक्ट बाइट किया, और ये जिस पर्सन का खून यहाँ पे सक कर लिया, वो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। ठीक है, बट ये जो मस्कीटो है, चूंकि ये वोल्बाचिया मेथड या वोल्बाचिया जो बैक्टीरिया है वो इस मस्कीटो के अंदर ऑलरेडी है, तो वो डेंगू वायरस को खत्म कर देगा मस्कीटो के अंदर ही। इवन इस आदमी का ये डेंगू पेशेंट है ना, अगर नॉर्मल मस्कीटो इस पेशेंट को टिक करे, इस पेशेंट को सक करे, इसका ब्लड ले, और फिर दूसरे पेशेंट के पास दूसरे पेशेंट को टिक करे या दूसरे नॉर्मल इंसान को टिक करे, तो वो इंसान बीमार हो जाएगा। ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, यही है वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, बट होगा क्या अगर इस मस्कीटो के अंदर ऑलरेडी वोल्बाचिया बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया ही वायरस को मार देगा, और जब ये दूसरे किसी इंसान को टिक करेगा तो उसके ऊपर वोल्बाचिया का इन्फेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको ये जो मस्कीटो है एडिस इजिप्टी, ये आपको ना काटे, है ना। बी सेफ एंड हैव अ गुड डे अहेड।